नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी चर्चा चल रही थी गणितीय शिक्षण विधियां और उसके उपागम के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी। इससे रिलेटेड जो थ्योरी लिखवानी थी वो मैंने पिछली क्लासों में लिखवा दी है और थ्योरी से रिलेटेड कल की क्लास में मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन हम आज की क्लास में करेंगे, तो देखिए क्लास में एंड तक बने रहिए। हम क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए। यहाँ पे हमें प्रश्न दे रखा है कि किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी होगी। किसी खेत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो उसके क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी होगी। तो खेत तो क्या है कि खेत के माप तो सभी की खेत के माप अलग अलग लंबाई के होते हैं, जैसे लंबाई भी अलग होती है, चौड़ाई भी अलग होती है। तो हमें खेत को मापना पड़ेगा, खेत की लंबाई मापनी पड़ेगी, चौड़ाई मापनी पड़ेगी, फिर इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो हमें क्या उसके लिए क्रिया करनी पड़ेगी। तो सबसे प्रभावी विधि कौन सी रहेगी? क्रिया विधि सबसे प्रभावी रहेगी। तो किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी होगी? तो क्रिया विधि। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्रिया विधि वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब आगे हमें प्रश्न दे रखा है कि विभिन्न नाप तोलों का ज्ञान किस विधि से कराना चाहिए। तो विभिन्न नाप तोलों का ज्ञान हमें किस विधि से करवाना चाहिए? तो प्रयोगशाला विधि से करवाना चाहिए। प्रयोगशाला विधि मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि प्रयोगशाला विधि क्या होता है। तो प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं कि पहले तो हमारा काम क्या होता है, प्रयोगशाला तैयार करना। प्रयोगशाला तैयार करके उसमें जो भी सहायक सामग्री होगी, जैसे चार्ट, मॉडल और लकड़ी से बनी जो भी आकृति होगी, उन सभी को हमें तैयार करना पड़ेगा। तो उनको तैयार करके फिर हमें नाप लेना पड़ेगा। तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी? तो विभिन्न नाप तोलों का ज्ञान किस विधि से कराना चाहिए? तो प्रयोगशाला विधि से करवाना चाहिए, प्रयोग करके करवाना चाहिए। अब आगे देखिए, रेखागणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो रेखागणित शिक्षण हेतु, तो रेखागणित के शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो आगमन निगमन विधि भी उपयुक्त है, संश्लेषण विश्लेषण विधि भी उपयुक्त है और प्रदर्शन विधि भी उपयुक्त है। तो ये तीनों विधियां रेखागणित शिक्षण के लिए उपयुक्त है। आगमन निगमन भी इसका राइट आंसर होगा, संश्लेषण विश्लेषण भी राइट आंसर होगा और प्रदर्शन विधि भी इसका राइट आंसर होगा। अब आगे देख लीजिए, आगे यहाँ पे हमें दे रखा है कि बीजगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है। बीजगणित शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी? तो बीजगणित शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि होगी समीकरण विधि या सूत्र विधि। तो हमें बीजगणित के कोई भी सवाल करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा या फिर समीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा। तो बीजगणित शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो समीकरण विधि और सूत्र विधि सबसे उपयुक्त विधि है। जिस विधि द्वारा गणित में अस्थायित्व मिलता है वह विधि कौन सी है? जिस विधि द्वारा गणित में अस्थायित्व मिलता है तो वह विधि कौन सी है? तो आगमन विधि। मैंने आपको पिछली क्लासों में थ्योरी भी लिखवा रखी है। जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वही मैंने लिखवाई है, जो काम की चीजें हैं वही। जैसे मतलब मैंने 6-7 शिक्षण विधियां, तो उन शिक्षण विधियों की मैं थ्योरी आपको लिखवा चुका हूँ। तो यदि आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप पिछली क्लासों को देख लेना, क्योंकि वहां पे मैं सारी थ्योरी लिखवा चुका हूँ कि आगमन विधि क्या होती है और निगमन विधि क्या होती है। आगमन विधि क्यों देखो यहाँ पे बोला गया कि जिस विधि द्वारा गणित में अस्थायित्व मिलता है, तो ये किस विधि द्वारा अस्थायित्व मिलता है? तो आगमन विधि द्वारा मिलता है। क्यों? क्योंकि आगमन विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि। आगमन विधि कैसी विधि है? तो ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है और ये विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है और इसमें शिक्षक और छात्र दोनों क्रियाशील रहते हैं, इसलिए गणित में आगमन विधि को अस्थायित्व मिलता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आगमन विधि वाला इसका राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाएगी। तो लाभ प्रतिशत हमें निकालनी है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कौन सी विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त रहेगी? तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यदि हमें कोई भी दे रखा है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य वगैरह कुछ भी आपको दे रखा है, तो आप क्या करोगे? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करोगे। तो माइनस करते हमें कितना लाभ होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो फिर प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो हम क्या है कि ऐसे पहले हमने क्रय मूल्य लिखा, फिर विक्रय मूल्य लिखा, फिर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करो, फिर कितना लाभ प्राप्त हुआ लाभ को लिखो, अपॉन में क्रय मूल्य इंटू 100 लिखो। तो ये हम क्या है खंडों में विभाजित करके कर रहे हैं। तो खंडों में विभाजित करके कर रहे हैं, तो इसके लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? तो विश्लेषण विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी।
होगी। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि करवाते वक्त मैंने आपको बताया था कि विश्लेषण विधि में समस्या को हम छोटे छोटे खंडों में तोड़ते हैं और संश्लेषण विधि में हम समस्या को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते। संश्लेषण में तो खंडों को जोड़ना होता है और विश्लेषण में खंडों को तोड़ना होता है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो तोड़ के फिर करेंगे। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, कितना लाभ हो रहा है वो निकालेंगे, फिर इसका प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी, विश्लेषण विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाएगी, तो विश्लेषण विधि काम में ली जाएगी। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पे हमें दे रखा है कि अंकगणित के प्रत्ययों, सिद्धांतों व क्रियाओं की स्पष्ट जानकारी होती है। कि इसमें अंकगणित के प्रत्ययों, सिद्धांतों व क्रियाओं की स्पष्ट जानकारी होती है। तो अंकगणित हम बीजगणित में ही अंक को पढ़ते हैं, तो बीजगणित के अध्ययन से हमें अंकगणित के प्रत्ययों, सिद्धांतों व क्रियाओं की स्पष्ट जानकारी होती है। किससे होती है, तो अंकगणित के प्रत्ययों, सिद्धांतों व क्रियाओं की स्पष्ट जानकारी किससे होती है, तो बीजगणित के अध्ययन से होती है। ये आपको याद रखना है। वह विधि जिसमें नवीन नियमों की स्थापना कई उदाहरण बताकर की जाती है, वह कौन सी विधि होगी, तो आगमन विधि होगी। वह विधि जिसमें नवीन नियमों की स्थापना कई उदाहरण बताकर की जाती है, तो वह कौन सी होगी, आगमन। क्यों, क्योंकि यहाँ उदाहरण से नियम की ओर चलती है। तो हम क्या कर रहे हैं, नए नियम की स्थापना कर रहे हैं। तो आगमन विधि में क्या होता था, आगमन विधि में मैंने आपको कुछ कंडीशन लिखवा रखी थी, उसमें मैंने आपको ये एक पॉइंट लिखवाया था कि आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। तो नियम, उदाहरण से नियम की ओर चल रहे हैं, तो यहाँ पे नवीन नियमों की स्थापना कर रहे हैं। तो नवीन नियमों की स्थापना किस में करते हैं, तो हम आगमन पद्धति में नवीन नियमों की स्थापना करते हैं। तो यहाँ क्या, यह जो आगमन विधि है वो उदाहरण से नियम की ओर चलती है। तो यहाँ उदाहरण से नियम की ओर चलती है, तो यहाँ पे नवीन नियमों की स्थापना होगी। तो नवीन नियमों की स्थापना होगी, तो यहाँ किस पद्धति में होता है, तो यह आगमन पद्धति में होता है। ह्यूरिस्को का अर्थ क्या होता है, तो ह्यूरिस्को का अर्थ होता है मैं खोजता हूँ। ह्यूरिस्को का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है मैं खोजता हूँ। गणित का सर्वाधिक संबंध किससे है, तो गणित का सर्वाधिक संबंध किससे होता है, तो गणित का सर्वाधिक संबंध भौतिक विज्ञान से होता है, मतलब फिजिक्स से होता है। किससे होता है, तो फिजिक्स से होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ह्यूरिस्टिक का अर्थ क्या होता है, ह्यूरिस्टिक का अर्थ होता है मैं खोजता हूँ। और गणित का सर्वाधिक संबंध किससे होता है, तो गणित का सर्वाधिक संबंध फिजिक्स से होता है। इसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पे ये हमें दे रखा है कि संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, लेकिन विश्लेषण विधि में तिनका स्वयं घास से बाहर निकलना चाहता है। यह कथन किसने कहा था, तो ये कथन देने वाले कौन थे, तो प्रोफेसर यंग थे। कौन थे, प्रोफेसर यंग। ये आपको याद रखना है कि क्या कहा गया, प्रोफेसर यंग ने क्या कहा है, और या फिर प्रोफेसर यंग ने क्या परिभाषा दी है। प्रोफेसर यंग ने कहा है कि संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, लेकिन विश्लेषण विधि में तिनका स्वयं घास से बाहर निकलना चाहता है। ऐसा कथन कहने वाले कौन थे, तो प्रोफेसर यंग थे। तो ये किसने दिया है, यह कथन प्रोफेसर यंग ने दिया है। विश्लेषण विधि है, तो विश्लेषण विधि क्या है, विश्लेषण विधि संश्लेषण विधि से जस्ट विपरीत है और उसकी पूरक है। क्या है, संश्लेषण विधि के विपरीत है और उसकी पूरक है। विश्लेषण विधि क्या है, तो विश्लेषण विधि संश्लेषण विधि से विपरीत व उसकी पूरक है। मैंने आपको संश्लेषण विधि में क्या क्या डिफरेंट होता है और विश्लेषण विधि में क्या क्या डिफरेंट होता है, तो मैंने आपको अलग अलग पॉइंट लिखवा रखे। संश्लेषण विधि क्या होती है और विश्लेषण विधि क्या होती है, तो आप पिछली क्लासों में देख लेना, आपको पता चल जाए कि संश्लेषण विधि क्या होती है और विश्लेषण विधि क्या होती है। विश्लेषण से जस्ट उल्टी विधि, विपरीत विधि कौन सी होती है, संश्लेषण विधि होती है, और यहाँ विश्लेषण विधि की पूरक होती है। निगमन विधि क्या है, तो निगमन विधि आगमन विधि से विपरीत व उसकी पूरक होती है। निगमन और आगमन, देखो निगमन के जस्ट विपरीत विधि कौन सी होती है, आगमन विधि होती है। तो निगमन विधि क्या है, तो आगमन विधि से विपरीत और उसकी पूरक है। अब आगे देख लीजिए, ये देखिए शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधियां है। शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है, तो शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है जैसे आगमन विधि, प्रयोगशाला विधि
और प्रयोगात्मक विधि और ह्यूरिस्टिक विधि, ये मनोवैज्ञानिक विधि है। मैंने आपको जब थ्योरी लिखवाई तब मैंने आपको बताया था कि आगमन विधि होती है वो तो मनोवैज्ञानिक विधि है, और निगमन विधि है वो अमनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक इसी तरीके से विश्लेषण विधि है वो वैज्ञानिक विधि है, और संश्लेषण विधि है वो अवैज्ञानिक विधि है। तो ये सब कुछ मैं आपको लिखवा चुका हूँ। तो यहाँ पे हमें प्रश्न क्या पूछ रहे, प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है कि शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है। तो मनोवैज्ञानिक विधि हमें पूछना है, हमें दिखाना है। तो मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है, तो आगमन विधि, प्रयोगशाला विधि और ह्यूरिस्टिक विधि, ये कैसी विधि है, तो मनोवैज्ञानिक विधि है। यदि हमें पूछा होता कि अमनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है या फिर अवैज्ञानिक विधि कौन सी है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है, अमनोवैज्ञानिक के लिए तो निगमन राइट हो जाता, संश्लेषण राइट हो जाता। कौन सा, निगमन और संश्लेषण इसका राइट आंसर हो जाता। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पूछा है, हमें यहाँ पे पूछा हुआ है कि शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि हमें पूछा गया। तो मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है, तो आगमन विधि, प्रयोगात्मक विधि और ह्यूरिस्टिक विधि। शिक्षण की वैज्ञानिक विधियां कौन सी है, तो शिक्षण की वैज्ञानिक विधियां है संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि और प्रायोजना विधि। ये कैसी विधियां, तो वैज्ञानिक विधि है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि शिक्षण की वैज्ञानिक विधियां कौन सी है। तो वैज्ञानिक विधि में कौन कौन सा आ जाएगा, संश्लेषण विधि वैज्ञानिक विधि है, विश्लेषण विधि भी वैज्ञानिक विधि है, और प्रायोजना विधि भी कैसी है, तो वैज्ञानिक विधि है। प्रायोजना विधि भी कैसी विधि है, तो वैज्ञानिक विधि है। पंचपदीय सिद्धांत किसने दिया था, तो पंचपदीय सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो हर्बर्ट थे। तो हर्बर्ट ने पंचपदीय सिद्धांत दिया था। पंचपदीय सिद्धांत किसने दिया था, तो हर्बर्ट ने दिया था। पंचपदीय सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो हर्बर्ट थे। तो हर्बर्ट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे हमें यहाँ पे दे रखा है कि इकाई योजना किसने बताई है। तो इकाई योजना बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो इकाई योजना बताने वाले वैज्ञानिक मॉरिसन थे। कौन थे, मॉरिसन। तो इकाई योजना किसने बताई है, तो मॉरिसन ने बताई है। इकाई योजना किसने बताई है, तो मॉरिसन ने बताई है। डीवी व किल्पेट्रिक उपागम का आधार क्या है, तो डीवी व किल्पेट्रिक उपागम का आधार क्या है, तो प्रयोजन है। क्या है, प्रयोजन। तो डीवी व किल्पेट्रिक उपागम का आधार क्या है, तो प्रयोजन है। राजस्थान में गणित किट बनाने वाली संस्था का नाम क्या है, तो SIERT उदयपुर। राजस्थान में गणित किट बनाने वाली संस्था का नाम क्या है, तो SIERT उदयपुर है। कौन सी है, SIERT उदयपुर है। प्रायोजना विधि के जन्मदाता कौन थे, तो प्रायोजना विधि के जन्मदाता किलपेट्रिक थे। कौन थे, तो किलपेट्रिक। प्रायोजना विधि के जन्मदाता कौन थे, तो किलपेट्रिक थे। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, किलपेट्रिक इसका राइट ऑप्शन होगा। आपको जैसे कोई भी ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो जैसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको पूछ लिया जाएगा कि प्रायोजना विधि के जन्मदाता कौन है, या फिर यह पूछा जाएगा निम्नलिखित में से प्रायोजना विधि के जन्मदाता कौन है, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन दे दिया जाएगा हर्बर्ट, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा मॉरिसन, तीसरा ऑप्शन प्रोफेसर यंग और चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा किलपेट्रिक। तो हमें इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट करना है, किलपेट्रिक इसका राइट ऑप्शन करना है। क्यों, क्योंकि प्रायोजना विधि के जन्मदाता कौन है, किलपेट्रिक है। समझ में आ गया, प्रायोजना विधि के जन्मदाता कौन है, तो किलपेट्रिक है। अब आगे देख लीजिए, हमें यहाँ पे दे रखा है कि SMP स्कूल मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट ये किसने दिया था, तो यहाँ प्रोफेसर थ्वेट्स ने दिया था। SMP स्कूल मैथमेटिक्स का प्रोजेक्ट किसने दिया था, तो प्रोफेसर यंग ने दिया था, प्रोफेसर थ्वेट्स ने दिया था। कब दिया था, तो 1964 में दिया था। ये प्रोफेसर यंग प्रोफेसर थ्वेट्स कहाँ के थे, तो इंग्लैंड के थे। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें मैंने एक साथ ही लिख ली। क्योंकि देखो ये मैंने आपको थ्योरी में नहीं पढ़ाया, क्योंकि थ्योरी में लंबी चौड़ी थ्योरी जो मैंने जो काम की थ्योरी है वो मैंने लिखवा रखी है, बिना काम की थ्योरी नहीं लिखवा रखी है। और जो प्रश्न बन रहे थे वो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ कि जैसे थ्योरी में ये भी एक प्रश्न बन रहा था कि SMP स्कूल मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट किसने दिया है, तो प्रोफेसर थ्वेट्स ने दिया है। कब दिया है, तो 1964 में दिया है। वो प्रोफेसर थ्वेट्स कहाँ के थे, तो इंग्लैंड के थे। कौन सा, ये कहाँ के थे, तो इंग्लैंड के थे। और SMP स्कूल मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट किसने दिया, तो प्रोफेसर थ्वेट्स ने दिया है। और कब दिया है, तो 1964 में दिया है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती है। अधिकांश त्रुटियां कौन से संबंध रखती है, तो मूलभूत क्रियाओं से संबंधित त्रुटियां संबंध रखती है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां किससे संबंध रखती है, तो मूलभूत क्रियाओं से संबंध रखती है। किससे संबंध रखती है, तो मूलभूत क्रियाओं से संबंध रखती है।
अब आगे देख लीजिए, इस प्रश्न को समझिए। यहाँ पे हमें प्रश्न दे रखा है कि यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को ऊपर उठाया जा सके। उपयुक्त दृष्टिकोण किसका है? तो यह दृष्टिकोण शिक्षा नीति 1986 का है। किसका है? शिक्षा नीति 1986 का है। हमें देखो, ये ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है सवाल, क्या दे रखा है? सवाल को ध्यानपूर्वक समझना। यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वापस समझिए। यहाँ पे हमें दे रखा है कि यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को ऊपर उठाया जा सके। यह दृष्टिकोण किसका है? तो यह दृष्टिकोण शिक्षा नीति 1986 का है। किसका है? तो शिक्षा नीति 1986 का है। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? शिक्षा नीति 1986 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हमें दे रखा है कि समुच्चय होता है। समुच्चय क्या होता है? तो समुच्चय समान गुण रखने वाली वस्तु एवं विचार का समूह है। समुच्चय क्या होता है? तो समुच्चय समान गुण रखने वाली वस्तु एवं विचार का समूह होता है। समुच्चय क्या होता है? तो समान गुण रखने वाली वस्तु व विचार का समूह होता है। अब आगे देखिए, आगे हमें यहाँ पे दे रखा है कि अर्थमेटिक को हम क्या बोलते हैं? अंक गणित बोलते हैं। अर्थमेटिक को हम क्या बोलते हैं? अंक गणित बोलते हैं। अर्थमेटिक किस भाषा का शब्द है? तो यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। अर्थमेटिक किस भाषा का शब्द है? तो अर्थमेटिक ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ अंकों का विज्ञान व गणना की कला होता है। क्या होता है? अर्थमेटिक का अर्थ क्या होता है? तो अंकों का विज्ञान व गणना की कला होता है। अर्थमेटिक किस भाषा का शब्द है? तो अर्थमेटिक ग्रीक शब्द का अर्थ है। अर्थमेटिक ग्रीक शब्द का अर्थ है जिसका अर्थ क्या होता है? तो जिसका अर्थ देखो, अर्थमेटिक किस भाषा का शब्द है? तो यह ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? अंकों का विज्ञान व गणना की कला होता है। ठीक इसी तरीके से अलजेब्रा जिसे हम क्या बोलते हैं? बीज गणित बोलते हैं, और यहाँ अरबी भाषा का शब्द है। यह किससे लिया गया? यह अलजबर और मुकाबला से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो अलजेब्रा का अर्थ होता है अक्षर का विज्ञान। अलजेब्रा का क्या अर्थ होता है? तो अक्षर का विज्ञान होता है। यह किस भाषा का शब्द है? तो यह अरबी भाषा का शब्द है। ये कहाँ से लिया गया? यह अलजबर और मुकाबला से निकला हुआ शब्द है। ठीक इसी तरीके से आगे देखिए, आगे हमें यहाँ पे दे रखा है कि दशमलव पद्धति को ठीक से प्रयोग में लाने का कार्य किसने किया है? तो दशमलव पद्धति को ठीक से प्रयोग में लाने का कार्य करने वाले कौन है? तो आर्यभट्ट है। कौन है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने दशमलव पद्धति को ठीक से प्रयोग में लाने का कार्य किया है। दशमलव पद्धति को ठीक से प्रयोग में लाने का कार्य किसने किया? तो आर्यभट्ट ने किया है। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आर्यभट्ट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पे हमें दे रखा है कि गणित की पाठ्यवस्तु होती है। गणित की पाठ्यवस्तु कैसी होती है? तो गणित की पाठ्यवस्तु विशेष रूप से संख्या, स्थान व मापन से संबंधित होती है। गणित की पाठ्यवस्तु किससे संबंधित होती है? गणित की पाठ्यवस्तु विशेष रूप से संख्या, स्थान तथा मापन से संबंधित होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि गणित की पाठ्यवस्तु किससे संबंध रखती है? तो गणित की पाठ्यवस्तु विशेष रूप से संख्या, स्थान व मापन से संबंधित होती है। शिक्षण बिंदुओं का आधार क्या होता है? शिक्षण बिंदुओं का आधार शिक्षण का उद्देश्य होता है। शिक्षण बिंदुओं का आधार क्या होता है? तो शिक्षण बिंदुओं का आधार शिक्षण का उद्देश्य होता है। पाठ योजना का मुख्य बिंदु होता है। पाठ योजना का मुख्य बिंदु कौन सा होता है? तो प्रस्तुतिकरण पाठ योजना का मुख्य बिंदु होता है। प्रस्तुतिकरण पाठ योजना का मुख्य बिंदु होता है। पाठ योजना में पूर्व ज्ञान पर आधारित बिंदु कौन सा होता है? पाठ योजना में पूर्व ज्ञान पर आधारित बिंदु प्रस्तावना होता है। कौन सा होता है? प्रस्तावना। पाठ योजना मैंने आपको सभी ये लिखवा रखा है कि प्रस्तुतिकरण क्या होता है, प्रस्तावना क्या होता है। प्रस्तावना पहले लिखते या फिर प्रस्तुतिकरण पहले लिखते। जब हम लेसन देते हैं तो लेसन की डायरी तैयार करते हैं। तो लेसन की डायरी कैसे तैयार करते हैं, उसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं, तो वो मैं पिछली क्लासों में आपको बता चुका हूँ। और वहाँ पे आप क्या क्या पॉइंट लिखते हो, प्रस्तावना कब लिखते हो, प्रस्तुतिकरण कब लिखते हो, और यहाँ पे छात्र क्रिया कब लिखते हो, शिक्षक
प्रक्रिया कब लिखते हो और निष्कर्ष कब लिखते हो, उद्देश्य कब लिखते हो, तो ये सब कुछ मैं पिछली क्लासों में आपको समझा चुका हूँ। तो आप पिछली क्लासों को देख लेना, पिछली क्लासों से आपको पता चलेगा कि लेसन प्लान की हम डायरी कैसे बनाते हैं और उसमें क्या क्या पॉइंट लिखते हैं और कौन सा पॉइंट किस स्टेप पे आता है। तो ये सब कुछ मैं डिटेल से आपको पिछली क्लासों में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि पाठ योजना का मुख्य बिंदु होता है। पाठ योजना का मुख्य बिंदु कौन सा होता है, तो प्रस्तुतिकरण होता है। पाठ योजना में पूर्व ज्ञान पर आधारित बिंदु कौन सा होता है, पूर्व ज्ञान पर आधारित बिंदु प्रस्तावना होता है। कौन सा होता है, तो प्रस्तावना होता है। अब आगे देखिए, आगे हमें यहाँ पे दे रखा है कि गणित शिक्षण में सर्वप्रथम संबंध की बात उठाने वाला व्यक्ति कौन था या फिर वैज्ञानिक कौन था, तो गणित शिक्षण में सर्वप्रथम सह संबंध की बात उठाने वाला वैज्ञानिक हर्बर्ट था। कौन था, हर्बर्ट। गणित शिक्षण में सर्वप्रथम सह संबंध की बात उठाने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो हर्बर्ट था। हर्बर्ट इसका राइट ऑप्शन होगा। पाठ योजना के प्रथम निर्माणकर्ता कौन थे, तो पाठ योजना के प्रथम निर्माणकर्ता हर्बर्ट थे। पाठ योजना के प्रथम निर्माणकर्ता कौन थे, तो हर्बर्ट थे। हर्बर्ट इसका राइट ऑप्शन होगा। अब आगे हमें दे रखा है कि गणित शिक्षण में पाठ योजना महत्व रखती है। क्यों महत्व रखती है, क्योंकि इससे विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जा सकता है। गणित शिक्षण में पाठ योजना महत्व रखती है। क्यों महत्व रखती है, क्योंकि इससे विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जा सकता है। सुव्यवस्थित ढंग से किया जा सकता है। अब आगे देखिए, गणित के तीन मुख्य उद्देश्य या फिर इस हम बोल सकते हैं कि गणित के तीन मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। हम घटक भी बोल सकते हैं या फिर उसके उद्देश्य भी बोल सकते हैं। तो गणित के तीन प्रमुख उद्देश्य या फिर घटक कौन कौन से होते हैं, तो अनुशासनात्मक घटक होता है, सांस्कृतिक घटक होता है और उपयोगितावादी ये घटक होता है। तो ये तीनों घटक आपको याद रखने हैं। मूल्यांकन के तीन घटक कौन कौन से होते हैं, तो मूल्यांकन के तीन घटक होते हैं शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव व मूल्यांकन। ये किसने दिए हैं, तो ये ब्लूम द्वारा दिए गए हैं। किसके द्वारा दिए गए, तो ब्लूम द्वारा दिए गए हैं। तो मूल्यांकन के तीन घटक कौन से होते हैं, तो शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव व मूल्यांकन विधियां होती है। किसने दिए हैं, तो ब्लूम द्वारा दिए गए ये घटक है। मूल्यांकन के ये आपको यह भी पूछा जा सकता है कि मूल्यांकन के तीन घटक किसने दिए हैं, तो ब्लूम ने दिए। कौन कौन से दिए हैं, तो शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव व मूल्यांकन विधियां। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। मतलब शिक्षा कैसी प्रक्रिया, त्रिमुखी प्रक्रिया, मतलब इसके तीन अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं, तो शिक्षक, पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी। शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, तो शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया, मतलब इसके तीन अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो शिक्षक, पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी। शिक्षक, पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी, ये इसके तीन अंग होते हैं। अब आगे देख लीजिए, आगे हमें दे रखा है कि बालक का व्यवहार परिवर्तन। देखो, सीखना क्या होता है, सीखना होता है बालक के व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना होता है। जैसे हम बीएड में पढ़ते थे कि सीखना क्या होता है, तो सीखना की हम पढ़ते थे कि सीखना क्या होता है, सीखना बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो वह परिवर्तन किस पक्ष में हो सकता है, परिवर्तन ज्ञान के पक्ष में भी हो सकता है, भाव के पक्ष में भी हो सकता है और क्रिया के पक्ष में भी हो सकता है। तो सीखने की सीधी परिभाषा क्या है, तो सीखना बालक के व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना क्या है, तो बालक के व्यवहार में परिवर्तन है। वह परिवर्तन ज्ञान के पक्ष में हो सकता है, भाव के पक्ष में हो सकता है और क्रिया के पक्ष में हो सकता है। पंचपदीय के पांच पद कौन कौन से होते हैं, तो पांच पद प्रस्तावना होता है, प्रस्तुतिकरण होता है, तुलना होता है, सामान्यीकरण होता है और प्रयोग होता है। तो ये पंचपदीय के पांच पद होते हैं। कौन कौन से, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। समस्या समाधान विधि के सोपान कौन कौन से होते हैं, तो देखिए समस्या समाधान विधि के सोपान कौन कौन से होते हैं, तो इसको समझिए। समस्या समाधान विधि के सोपान, समस्या की प्रकृति का निर्धारण करना। सबसे पहला काम तो क्या है, तो समस्या की प्रकृति का निर्धारण करना होता है। इसके बाद सूचनाओं का संग्रह करना होता है। सूचनाओं के संग्रह के बाद में आंकड़ों का विश्लेषण करना होता है। आंकड़ों के विश्लेषण के बाद में एंड में निष्कर्ष निकलता है। तो किसी भी समस्या का समाधान हमें करना है तो इसका क्या क्या हमें स्टेप अपनानी पड़ेगी। तो सबसे पहला स्टेप है कि समस्या की प्रकृति का निर्धारण करो। तो ये प्रकृति का निर्धारण करने के बाद में सूचनाओं को संग्रह करो। इससे रिलेटेड जितनी भी सूचना है वो सूचनाओं का संग्रह करो, फिर उसमें विश्लेषण करो, आंकड़ों का विश्लेषण, फिर लास्ट में निष्कर्ष निकालो। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रह जाते हैं, उन बिंदुओं की हम चर्चा कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि आगमन विधि सत्य को परिवर्तनशील मानती है जबकि निगमन विधि शाश्वत मानती है। ये मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी तब मैंने इसको नहीं लिखवा रखा था। ये थ्योरी जो
ऐसे आपको जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने अभी प्रश्न में भी आपको बता दिया। अभी तक मैं 70 प्रश्न करवा चुका हूँ। कल की क्लास में मैंने 30 प्रश्न करवाए थे। उससे आगे की क्लास आज की क्लास में मैंने आपको 31 से लगाकर 70 तक के सवाल करवा दिए हैं, जो सारे थ्योरी से रिलेटेड सवाल है। अब आपको थ्योरी समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं भी समझ में आती है तो यदि आपने ये प्रश्न पढ़ लिए तब भी आपका काम हो जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट थ्योरी बचती है तो वो इंपॉर्टेंट थ्योरी मैं पहले लिखवा चुका हूँ, जो इंपॉर्टेंट लगती है और जो इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है जो आपको याद करनी अति आवश्यक है, तो इस थ्योरी को मैंने आपको लिखवा लिया। और जो ज़्यादा महत्व नहीं रखती है उससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं तो वो प्रश्न मैंने आपको आज की क्लास में आपको बता दिए। अब आगे देखिए, तो ये भी थ्योरी से रिलेटेड थ्योरी में ये था कि आगमन विधि सत्य को परिवर्तनशील मानती है जबकि निगमन विधि शाश्वत मानती है। SMSG स्कूल मैथमेटिक्स स्टडी ग्रुप प्रोफेसर E.G. बिगले ने अमेरिका में शुरू किया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है, कहीं आपको पूछ लिया जाता है तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि SMSG स्कूल मैथमेटिक्स स्टडी ग्रुप प्रोफेसर E.G. बिगले ने कहाँ शुरू किया था, तो अमेरिका में शुरू किया था। किसने शुरू किया था, तो प्रोफेसर E.G. बिगले ने शुरू किया था। किस स्कूल को शुरू किया था, SMSG स्कूल को शुरू किया था। समझ में आ गया। तो आपको किसी भी तरीके से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पे वैज्ञानिक के बारे में भी पूछ सकता है, स्थान के बारे में भी पूछ सकता है और स्कूल के बारे में भी पूछ सकता है। तो इससे 3 से 4 प्रश्न इससे रिलेटेड बन सकते हैं। समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, नफील्ड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट। नफील्ड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट किसने दिया था, तो नफील्ड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो यह नफील्ड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट डॉक्टर जी मैथ्यूज ने दिया था। किसने दिया था, तो डॉक्टर जी मैथ्यूज ने दिया था। कब दिया था, तो 1964 में दिया था। तो इसके कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, तो नफील्ड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट के उद्देश्य, आपको यहाँ पे किस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नफील्ड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट के बारे में सही कथन कौन से है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से फिर आपको 1 और 2 राइट है, या फिर 2 और 3 राइट है, 3 और 4 राइट है, या फिर 1 2 3 4 3 और 4 और राइट है। तो आपको कौन सा राइट करना है, 1 और 2। ये मतलब आपको ये ऑप्शन किसी भी ऑप्शन में दे सकता है, ये लिख के। तो यहाँ पे उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, तो शिक्षण सामग्री को विद्यालय अध्यापक गाइड के रूप में प्रस्तुत करना। नफील्ड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, तो नफील्ड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट के उद्देश्य होते हैं शिक्षण सामग्री को विद्यालय अध्यापक गाइड के रूप में प्रस्तुत करना। दूसरा होता है कि सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु केंद्र की स्थापना करना। समझ में आ गया। आपको कैसे प्रश्न, इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, आपको यह भी पूछा जा सकता है कि नफील्ड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट किसने दिया था या फिर किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो डॉक्टर जी मैथ्यूज ने दिया था। कब दिया था, तो 1964 में दिया था। या फिर ये निम्नलिखित में से नफील्ड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट के उद्देश्य, सही उद्देश्य कौन कौन से, मतलब या फिर सत्य उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे कोई भी 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है उसका आपको चुनाव करना है। तो यदि आपको ये 2 उद्देश्य दे रखे तो ये दोनों उद्देश्य आपके राइट हो गए, बाकी कोई भी उद्देश्य दे रखा होगा वो गलत होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उद्देश्य साफ साफ दे रखे हैं कि नफील्ड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट में कि शिक्षण सामग्री को विद्यालय अध्यापक गाइड के रूप में प्रस्तुत करना होता है, और दूसरा होता है सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु केंद्र की स्थापना करना। क्या है कि सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु केंद्र की स्थापना करना। समझ में आ गया होगा कि नफील्ड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट क्या होता है। देखो थ्योरी पे सबसे पहले देखो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले तो मैंने आपको सारी थ्योरी बताई कि इस शिक्षण विधि और शिक्षण के उपागम के मध्य क्या क्या थ्योरी होती है और उसमें उपागम कौन कौन से होते हैं और इसकी शिक्षण विधियाँ कौन सी होती है। तो पहले तो हमने 6-7 सारी शिक्षण विधियाँ पढ़ ली और उससे रिलेटेड आगे जैसे उपागम के बारे में भी कुछ हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में हमने क्या किया कि थ्योरी से रिलेटेड किस टाइप के आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इस थ्योरी से रिलेटेड कैसे प्रश्न बनते हैं। तो मैं इंपॉर्टेंट थ्योरी लिखवाने के बाद में मैंने क्या किया कि 70 प्रश्न टोटल बनाए। 70 प्रश्न मैंने आपकी कल की और आज की क्लास में सारे बता दिए, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको लिखवा चुका। कल की क्लास में हम क्या करेंगे कि कल की क्लास में आपको इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के एग्जामों में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं तो उसकी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या चर्चा करी उसके बारे में हम थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जैसे
मैं आपको ये बोल दूं कि यदि आप कंटिन्यू रूप से क्लास को देख रहे हो तो आप जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो उसको आप आसानी से कर लोगे। जैसे मैं आपको ये बोल दूं कि ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी थी, ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी थी, तो आपको ये सीधा दिमाग में आ जाना चाहिए कि प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने ह्यूरिस्टिक विधि दी थी। तो ह्यूरिस्टिक विधि देने वाले कौन थे, तो देखो पहला लिख लीजिए, तो ह्यूरिस्टिक प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने कौन सी विधि दी थी, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने कौन सी विधि दी थी, तो ह्यूरिस्टिक विधि। देखो प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने कौन सी विधि दी थी, तो ह्यूरिस्टिक विधि दी थी। किसने दी थी, तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने। यदि मैं ये बोल दूं कि ह्यूरिस्टिक किस भाषा का शब्द है, तो ह्यूरिस्टिक ग्रीक भाषा का शब्द है। ह्यूरिस्टिक किस भाषा का शब्द है, तो ह्यूरिस्टिक ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, तो ह्यूरिस्टिक का अर्थ होता है मैं खोजता हूँ। इसका अर्थ क्या होता है, मैं खोजता हूँ। ह्यूरिस्टिक किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा का शब्द है। और यहाँ पे इसका अर्थ क्या होता है, मैं खोजता हूँ, मैं खोजता हूँ, मैं खोजता हूँ। यदि मैं ये बोल दूँ कि देखो मैं ये बोल दूँ कि जैसे करिकुलम किस भाषा का शब्द है, तो करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है। करिकुलम किस भाषा का शब्द है, तो करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है। यह आपको ध्यान में रखना है। करिकुलम किस भाषा का शब्द है, तो करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, दौड़ का मैदान। क्या होता है, दौड़ का मैदान। तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ह्यूरिस्टिक विधि है, और ह्यूरिस्टिक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मैं खोजता हूँ होता है। करिकुलम ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है कि दौड़ का मैदान होता है। करिकुलम का अर्थ क्या होता है, दौड़ का मैदान होता है। यदि मैं बोल दूं कि पंचपदीय सिद्धांत किसने दिया था, तो पंचपदीय सिद्धांत हर्बर्ट ने दिया था। किसने दिया था, पंचपदीय सिद्धांत हर्बर्ट ने दिया था। यदि मैं बोल दूं पंचपदीय सिद्धांत, पंचपदीय सिद्धांत किसने दिया था, पंचपदीय सिद्धांत, तो पंचपदीय सिद्धांत देने वाले कौन थे, तो हर्बर्ट थे। कौन थे, हर्बर्ट थे। जहां किस पर केंद्रित, पंचपदीय सिद्धांत किसको केंद्र मानकर दिया था, तो बच्चे के सीखने को केंद्रित मानकर दिया था। किसको केंद्रित मानकर दिया था, बच्चे के सीखने पर केंद्रित है। तो हर्बर्ट सिद्धांत किस पर केंद्रित है, तो बच्चे के सीखने पर केंद्रित है। पंचपदीय सिद्धांत किसने दिया था, तो हर्बर्ट ने दिया था, जहां बच्चे के सीखने के पर केंद्रित है। तो ये भी लिख लेना, बच्चे के सीखने पर केंद्रित है। बच्चे का सीखना या बच्चे का सीखना पर केंद्रित है, बच्चे का सीखना पर केंद्रित है। समझ में आ गया। ये इस तरीके से आप पॉइंट याद करिए। पूरी की पूरी लैंग्वेज याद करने की कोशिश मत करिए, ये इस तरीके से पॉइंट बना के याद करिए। पंचपदीय सिद्धांत किसने दिया था, तो हर्बर्ट ने दिया था। यह किस पर केंद्रित है, बच्चे के सीखने पर केंद्रित है, बच्चे के सीखने पर केंद्रित है। गणित का सार संग्रह किसने दिया था, तो गणित का सार संग्रह महावीराचार्य ने दिया था। गणित का सार संग्रह, इस तरीके से आप पॉइंट याद रखिए। गणित का सार संग्रह किसने दिया था, तो महावीराचार्य ने दिया था। किसने दिया था, महावीराचार्य ने दिया था। यदि मैं आगे बोलूं कि जैसे ये प्रोफेसर ये हो गया, ह्यूरिस्टिक हो गया, करिकुलम हो गया, पंचपदीय सिद्धांत हो गया, गणित का सार संग्रह हो गया। गणित का सार संग्रह किसने दिया था, महावीराचार्य ने दिया था। यदि मैं ये बोल दूं कि त्रिशतिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो श्रीधराचार्य ने दिया था। छठा बोल दूं, त्रिशतिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो श्रीधराचार्य ने दिया था। श्रीधराचार्य। समझ में आ गया कि त्रिशतिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो त्रिशतिका का सिद्धांत देने वाले कौन थे, तो श्रीधराचार्य थे। कौन थे, तो श्रीधराचार्य। तो ये हो गया कि गणित का सार संग्रह तो महावीराचार्य दिया था, और त्रिशतिका श्रीधराचार्य ने दिया था, और एक भास्कराचार्य भी था। तो भास्कराचार्य, लीलावती की रचना किस समय की है, किसने की है, तो भास्कराचार्य ने की है।
तो ये 7वां पॉइंट लिख लेना, लीलावती। लीलावती, लीलावती की रचना किसमें की है? तो भास्कराचार्य ने की है। किसने की है? तो भास्कराचार्य। किसने की है? तो भास्कराचार्य ने की है। लीलावती की रचना किसने की है? तो भास्कराचार्य ने की है। देखो समझ में आ गया कि महावीराचार्य, गणित का सार संग्रह तो महावीराचार्य ने दिया था, और त्रिशती का श्रीधराचार्य, और लीलावती किसने दिया था? लीलावती की रचना किसने की थी? भास्कराचार्य ने की थी। यदि मैं ये बोल दूं कि योजना विधि किसने दी थी, तो योजना विधि किलपेट्रिक ने दी थी। योजना विधि का सिद्धांत किसने दिया था? योजना विधि, योजना विधि का सिद्धांत किसने दिया था? तो किलपेट्रिक ने दिया था। किलपेट्रिक, योजना विधि का सिद्धांत किसने दिया था? तो किलपेट्रिक ने दिया था। यदि मैं बोल दूं कि योजना विधि का सिद्धांत किसने दिया था? किलपेट्रिक ने दिया था। और ये तो योजना विधि का सिद्धांत किसने दिया था? तो किलपेट्रिक ने दिया था। यदि मैं ये बोल दूं कि ये योजना विधि हो गई, अब योजना विधि के बाद में मैं लिख लेता हूँ कि जैसे मूल्यांकन विधि लिख लेता हूँ। मूल्यांकन जैसे मूल्यांकन में कितने 2 से 3 पद थे, तो यहाँ पे लिख लो मूल्यांकन त्रिपदी। मूल्यांकन विधि मतलब या फिर मूल्यांकन त्रिपदी का सिद्धांत किसने दिया था? तो मूल्यांकन त्रिपदी का सिद्धांत देने वाले कौन थे? तो डॉक्टर ब्लूम थे। कौन थे? तो डॉक्टर ब्लूम थे। डॉक्टर ब्लूम। मूल्यांकन त्रिपदी, ये लिख लेना त्रिपदी, शायद हाँ ये त्रिपदी था। तो मूल्यांकन त्रिपदी का सिद्धांत देने वाले कौन थे? तो डॉक्टर ब्लूम थे। डॉक्टर ब्लूम ने मूल्यांकन त्रिपदी का सिद्धांत दिया था। इसके बाद मूल्यांकन के बाद में ये लिख लेता हूँ कि इकाई योजना। इकाई योजना किसने दिया था? तो इकाई योजना मॉरिसन ने दिया था। किसने दिया था? मॉरिसन ने दिया था। ये लिख लेना इकाई योजना। इकाई योजना ये किसने दिया था? तो मॉरिसन ने दिया था। इकाई योजना का सिद्धांत किसने दिया था? तो इकाई योजना का सिद्धांत देने वाले कौन थे? तो मॉरिसन थे। तो ये सब कुछ मैं आपको पहले थ्योरी में लिखवा चुका, लेकिन मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट तरीके से लिख रहा हूँ कि आपको कैसे पॉइंट याद करने हैं। जैसे इकाई योजना तो मॉरिसन याद कर लेना, मूल्यांकन त्रिपदी डॉक्टर ब्लूम, योजना विधि किलपेट्रिक, लीलावती की रचना भास्कराचार्य ने की थी। अब इकाई योजना के बाद में हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे ये मॉरिसन हो गया। मॉरिसन के बाद में हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे इकाई योजना तो मैंने लिख लिया, मूल्यांकन लिख लिया, योजना विधि लिख लिया। अब पाठ योजना लिख लेते हैं। पाठ योजना में पाठ योजना का मूल्यांकन उपागम किसने दिया था? तो डॉक्टर ब्लूम ने दिया था। किसने दिया था? डॉक्टर ब्लूम। डॉक्टर ब्लूम ने, हाँ मूल्यांकन का त्रिपदी हमने लिख लिया। या फिर आपको मूल्यांकन का त्रिपदी किसने दिया था? डॉक्टर ब्लूम ने दिया था। और यदि आपको यह पूछा जाए कि डॉक्टर ब्लूम से रिलेटेड आपको यह पूछ लिया जाए कि पाठ योजना का मूल्यांकन उपागम किसने दिया था, तो इसका भी क्या आएगा? डॉक्टर ब्लूम ही आएगा। तो ये आप लिख लो कि पाठ योजना का मूल्यांकन उपागम, हाँ पाठ योजना का मूल्यांकन उपागम किसने दिया था? तो ये इसका भी क्या आ जाएगा? देखो मूल्यांकन त्रिपदी आ गया तो भी डॉक्टर ब्लूम राइट होगा, और मूल्यांकन देखो पाठ योजना का मूल्यांकन उपागम आ गया तब भी आपको डॉक्टर ब्लूम इसका राइट आंसर करना है। डॉक्टर ब्लूम इसका राइट आंसर करना है। समझ में आ गया? तो मूल्यांकन त्रिपदी डॉक्टर ब्लूम, इकाई योजना मॉरिसन, और यहाँ पे पाठ योजना का मूल्यांकन उपागम किसने दिया था? तो डॉक्टर ब्लूम ने दिया था। तो और यहाँ पे आज की देखो, ये तो मैंने पिछली क्लासों में आपको ये सभी पढ़ा लिए। आज मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड मैं कर लेता हूँ। जैसे आज मैंने क्या स्कूल मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ाया, तो स्कूल मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट किसने दिया था? तो प्रोफेसर थ्वेट्स ने दिया था। ये मैंने आज की क्लास में आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पे लिख लेना कि स्कूल मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट, स्कूल मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट ये किसने दिया था? स्कूल मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट देने वाले कौन थे? तो प्रोफेसर थ्वेट्स थे। प्रोफेसर थ्वेट्स थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो मैंने अभी कुछ समय पहले आपको बताया था इंग्लैंड के रहने वाले थे।
कहाँ के रहने वाले थे? तो इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो प्रोफेसर थ्वेट्स, स्कूल मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट किसने दिया था? तो प्रोफेसर थ्वेट्स ने दिया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो इंग्लैंड के रहने वाले थे। अब मैं लिख लेता हूँ कि जैसे खेल विधि का सिद्धांत देने वाले कौन थे? तो खेल विधि का सिद्धांत किसने दिया था? तो हेनरी कुक ने दिया था। या फिर हम पूरा नाम लिख लेते हैं, हेनरी कोल्डवेल कुक। हम क्या बोल सकते हैं? हेनरी कोल्डवेल कुक बोल सकते हैं। एक ये मैं लिख सकता हूँ कि जैसे खेल विधि, खेल विधि से तो रिलेटेड यही हो सकता है। यहाँ पे लिख ही लेते हैं खेल विधि। ये शायद मैंने लिखवाया नहीं था आपको, खेल विधि। खेल विधि का सिद्धांत किसने दिया था? तो हेनरी कोल्डवेल कुक। कोल्डवेल कुक ने दिया था। समझ में आ गया? खेल विधि का सिद्धांत किसने दिया था? तो हेनरी कोल्डवेल कुक ने दिया था। तो लगभग मैंने सारी जो हमने थ्योरी पढ़ी, उस थ्योरी से रिलेटेड मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि ये क्या क्या था और हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। देखो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। मैंने अभी 13 पॉइंट लिख लिए हैं। तो ये सब कुछ जो मैंने अभी लिखा वो तो मैं सब कुछ आपको पहले पिछली क्लासों में लिखवा चुका हूँ थ्योरी के रूप में। जैसे प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने देखो ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी थी? तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी थी। ये ह्यूरिस्टिक यहाँ पे आना चाहिए था। ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी थी? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी थी। ह्यूरिस्टिक किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? मैं खोजता होता है। करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? दौड़ का मैदान होता है। पंचपदीय सिद्धांत किसने दिया था? हर्बर्ट ने दिया था। यह किस पर केंद्रित है? बच्चे के सीखने पर केंद्रित है। यह किस पर केंद्रित है? तो बच्चे के सीखने पर केंद्रित है। गणित का सार संग्रह किसने दिया था? गणित का सार संग्रह देने वाले कौन थे? तो महावीराचार्य थे। त्रिशती का सिद्धांत किसने दिया था? श्रीधराचार्य ने दिया था। लीलावती की रचना किसने की है? तो भास्कराचार्य ने किया। लीलावती की रचना करने वाले कौन थे? तो भास्कराचार्य थे। अब इसके बाद में लीलावती के बाद में हम देखते हैं कि योजना विधि का सिद्धांत किसने दिया है? तो किलपेट्रिक ने दिया है। किसने दिया? किलपेट्रिक ने। मूल्यांकन त्रिपदी सिद्धांत किसने दिया? तो डॉक्टर ब्लूम ने दिया है। और इकाई योजना का सिद्धांत किसने दिया है? तो मॉरिसन ने दिया है। इकाई योजना का सिद्धांत किसने दिया है? तो मॉरिसन ने दिया है। और पाठ योजना का मूल्यांकन उपागम किसने दिया है? पाठ योजना का मूल्यांकन उपागम डॉक्टर ब्लूम ने दिया है। स्कूल मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट किसने दिया है? तो प्रोफेसर थ्वेट्स ने दिया है। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो इंग्लैंड के रहने वाले थे। खेल विधि का सिद्धांत किसने दिया? तो हेनरी कोल्डवेल कुक ने दिया। किसने दिया? तो हेनरी कोल्डवेल कुक ने दिया है। तो ये तो सब कुछ हो गया। एक ब्रह्मगुप्त से रिलेटेड कुछ ब्रह्मगुप्त लिख लेते हैं। ब्रह्मगुप्त सिद्धांत किसने दिया है? तो देखो ब्रह्मगुप्त किसने दिया? तो ब्रह्मगुप्त सिद्धांत किसने दिया? ये आता है ब्रह्मगुप्त सिद्धांत किसने दिया? ब्रह्मगुप्त सिद्धांत किसने दिया है? तो ये ब्रह्मगुप्त ने दिया था, इसलिए हम ब्रह्मगुप्त कहते हैं। ब्रह्मगुप्त ये भी आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मगुप्त सिद्धांत किसने दिया? तो ब्रह्मगुप्त ने दिया है। ब्रह्मगुप्त 2 मिनट, ये ब्रह्मगुप्त गलत लिख लिया। ब्रह्मगुप्त सिद्धांत किसने दिया है? तो ब्रह्मगुप्त ने दिया है। ब्रह्मगुप्त की सिद्धांत किसने दिया? तो ब्रह्मगुप्त ने क्या दिया? ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपको जैसे देखो अब तो रीट मेंस फाइनली एग्जाम में प्री होता है तो आप एक भी प्रश्न छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। प्री में तो जैसे आपने क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया तो चलो मतलब आप प्री क्वालिफाई हो गए, लेकिन आपको मेंस में एक एक बात का ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका जैसे एक नंबर भी कम पड़ा तो कहीं कहीं आप कई स्टूडेंट्स से पीछे रह जाओगे, क्योंकि मेंस में तो अब मेरिट बनने वाली है, मेरिट पे आधारित सिलेक्शन होगी। तो आपको एक एक पॉइंट का ध्यान में रखना है, इसलिए आपको बारीकी से पढ़ना है, एक भी बात छोड़नी नहीं है।
तो इसलिए देखो आपको ये लग रहा होगा कि ब्रह्मगुप्त किसने दिया है, तो ब्रह्मगुप्त ने दिया है। खेलविधि किसने दिया है, तो हेनरी कोल्डवेल कुक ने दिया। क्या ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्या? एग्जामिनर का क्या भरोसा, एग्जामिनर आपको कहीं से भी उठा के पूछ ले। तो मैथमेटिक्स नाम आया, मैथमेटिक्स की हम शिक्षण विद्या पढ़ रहे हैं और उसके उपागम पढ़ रहे हैं, तो आपको एक एक बात का ध्यान में रखना पड़ेगा और जो हमारा सिलेबस में दे रखा है उसी एक एक चीज को सभी को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरिट बनेगी। मेरिट में यदि आप पॉइंट में भी कम रह गए तो आप कई स्टूडेंट से पिछड़ जाओगे, इसलिए आपको सभी बातों का ध्यान रखना है। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।